बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और सिंपली दे कैन बी कॉल्ड एज लंदन फोर्सेस। इन फोर्सेस को डिफ़ाइन करने से पहले हम देखते हैं कि ये फोर्सेस किस किस्म के सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं। अभी तक जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बाकी 3 टाइप डिस्कस की हैं, उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं डाइपोल जो है वो पाया जाता था, लेकिन जाहिर है कि तमाम सब्सटेंसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, नॉन ऐसे सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स टोटली नॉन पोलर होते हैं, तो वहाँ पे फिर कौन सी टाइप की फोर्सेस हैं जो कि उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है जब कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, तो ज़ाहिर है कि किसी किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो हो नहीं सकती। तो फिर ऐसी कौन सी फोर्स है जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स में को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। एक जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज लंदन वॉज द साइंटिस्ट, उसने 1930 में जो है एक्सप्लेन किया कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस की अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कैसे गैस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। आपको पता है कि नोबल गैसेस जो हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे आखिरी ग्रुप में पाई जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और इस तरह से और भी दूसरे। ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसा क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ये सब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। मीथेन गैस। तो अगरचे गैशियस फॉर्म में हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, ये तकरीबन ज़ीरो होती हैं, लेकिन आपको पता है कि हम गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हम उनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला जो है उसको कम कर रहे हैं। जब फासला कम होगा तो जाहिर है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बढ़ेंगी। तो ये फैक्ट कि हम गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो तो फिर हम कभी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट ना कर पाएँ। तो क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन टाइप की गैसेस जो हैं इनको भी लिक्विफाई किया जा सकता है, तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो नॉन पोलर सब्सटेंस में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस। मोमेंट्री का मतलब लम्हाती, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए ये फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब भी यही है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए एक डाइपोल बनता है। और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल में भी डाइपोल प्रोड्यूस कर देता है, क्रिएट कर देता है, जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। एक्चुअली होता ये है, ज़रा आप इसको समझिएगा कि ये फोर्सेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो हर वक्त एक स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल्स मूव करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं, तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या पुश करते हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल्स मूव करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से इन टर्न इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन साथ वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से एक, यानी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से एक लम्हाती तौर पे मॉलिक्यूल में डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये लम्हाती डाइपोल जो प्रोड्यूस होता है, यही डाइपोल जो है नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल को आपस में अट्रैक्ट करता है। तो यही जो है ये लंदन फोर्सेस को प्रोड्यूस करने की वजह बनते हैं।
तो लम्हाती हमने इनको क्यों कहा, ये मोमेंट्री फोर्सेस हमने इनको क्यों कहा, क्योंकि मालिक्यूल जो है वो हर वक्त स्टेट ऑफ मूवमेंट में होते हैं। एक वक्त में ये मालिक्यूल इस मालिक्यूल के करीब है तो इसने साथ वाले मालिक्यूल में डाइपोल प्रोड्यूस कर दिया, दूसरे वक्त में ये मालिक्यूल किसी और मालिक्यूल के करीब जाएगा तो उसमें डाइपोल प्रोड्यूस करेगा, इसमें डाइपोल प्रोड्यूस करने के लिए कोई और मालिक्यूल आ जाएगा। इस तरह से क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं ये बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं, मुसलसल बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज मोमेंट्री फोर्सेस। और ये बात आप याद रखें कि ये लंदन फोर्सेस जो हैं ये चारों टाइप की इंटरमालिकुलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेस हैं और ये टिपिकली उन्हीं सब्सटेंसेस में पाई जाती हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं। बहरहाल लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगरचे ये वीक फोर्सेस हैं लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंसेस में ये अपना काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करते हैं। लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो मेनली डिपेंड करती है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, यानी कि जिस सब्सटेंस के अंदर हम लंदन फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं उसमें उसके एटम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ कितना है, या आप यूँ कह लें कि एटम का साइज़ कितना है। क्योंकि जब किसी एटम या मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है तो एक बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल में जो ये लम्हाती डाइपोल प्रोड्यूस होता है जो मैंने आपको पीछे बताया, तो एक लम्हाती डाइपोल का या इंस्टेंटेनियस डाइपोल का प्रोड्यूस होना एक बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल में कंपैरेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना बड़ा एटम का साइज़ होगा उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से उतने ही दूर होते हैं। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ख़ास तौर पे न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर हों उनके ऊपर क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड काफ़ी कम होता है तो वो किसी भी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बहुत जल्दी रिपेल हो सकते हैं या उसके ज़ेर असर आ सकते हैं। तो इसी वजह से लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा इजीली डाइपोल प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। ये फैक्ट हमें यहाँ से भी अंदाज़ा होता है इस फैक्ट के बारे में कि अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन वगैरह भी जो हैं इनमें ये भी क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें भी लंदन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो अगर आप इनको कंपेयर करें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन को, इनके मॉलिक्यूल्स को, तो आपको पता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल सबसे छोटा होता है, उसके बाद इनके हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ेगा, इनकी आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसीलिए आयोडीन एटम का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या लंदन फोर्सेस जो पाई जाती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसका अंदाज़ा हमें इस फैक्ट से होता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्योंकि स्मॉल साइज़ एटम्स हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होंगे। छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स में लंदन फोर्सेस वीक होती हैं, इसीलिए ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जबकि बोरोमीन का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बोरोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन का साइज़ इवन बोरोमीन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से आयोडीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो भी जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं तो वो इंक्रीज़ करते हैं। तो उनकी इंक्रीज करने की वजह भी ये है कि एटम का साइज़ बढ़ने से लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ये चीज़ हम नोबल गैसेस के ग्रुप में भी देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन के अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो जो हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करने की वजह यही है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या लंदन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो हम डिस्पर्शन ऑफ, ये जो मैंने कहा कि लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टर्बेंस जो है उसकी जो इनके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स का प्रोड्यूस होने का जो अमल है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम पोलराइजेबिलिटी भी कह सकते हैं। पोलराइजेबिलिटी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट
टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड। यानी कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो हमें ये बताता है कि किस हद तक हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पोलराइज कर सकते हैं या उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब कि हम उसको डी शेप कर सकते हैं कि एक साइड को वो ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, इसीलिए फिर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो ऑब्वियसली लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम होती है। इसके अलावा दूसरा मेन फैक्टर जिसके ऊपर लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटमों से मिलकर बना है। जिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं उतना ही उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जाहिर है कि लंदन फोर्सेस जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो ये दो हाइड्रोकार्बन्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं इथेन और हेक्सेन का। इथेन का फार्मूला है C2H6, इसका नाम है इथेन, और C6H14 इज कॉल्ड एज हेक्सेन। तो दोनों जो हैं वो एक ही टाइप के कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। तो फ़र्क सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का। इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स हैं और करस्पॉन्डिंगली 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं और 14 हाइड्रोजन्स। तो अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट 68.7। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस वजह से है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स कम है, जबकि हेक्सेन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स जो है वो बढ़ती है। लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह ये होती है कि अब मॉलिक्यूल में, एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल में या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे एक नेबरिंग मॉलिक्यूल आके डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करके एक लम्हाती डाइपोल बना सकता है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स में लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये तो थे फैक्टर्स जो कि लंदन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।